नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी एजुकेशन के शैक्षणिक मंच पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर। फोर्थ में ऑप्शनल पेपर है हमारा दो, जिसमें एक पहला है आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा का ऑलरेडी दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। पहला हमने बताया था कि समावेशी शिक्षा की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, और सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में। तो अभी तक अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगे समावेशी शिक्षा के। और साथ में आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, जो चार पेपर हैं, पहला आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। दूसरा आपका है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और थर्ड कंपलसरी पेपर जो है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन मतलब विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता। और फोर्थ जो पेपर है इसमें दो पेपर आपके हैं, एक है आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो बच्चे आप चूज़ किए होंगे, अगर आपने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन चूज़ किया है तो वो पढ़ेंगे, या इंक्लूसिव एजुकेशन चूज़ किया है तो वो पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो यदि आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल लगती हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र। देखिए, समावेशी शिक्षा के जो मुख्य कार्यक्षेत्र हैं वो आपका क्या है, शैक्षणिक संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज लेवल पे, घर और समुदाय लेवल पे, और आपका प्रशासनिक और नीतिगत क्षेत्र में, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र में, और आपका मूल्यांकन और मार्गदर्शन क्षेत्र में, या फिर अन्य संस्थान में जैसे आपका अस्पताल हो गया, ठीक है, और आपका देखभाल गृह हो गए, ठीक है, जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले लोग आते हैं, ठीक है, और उनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक, तो एक एक करके इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कूल लेवल पे समावेशी शिक्षा का क्या कार्य है। ठीक है, तो विद्यालय स्तर पे आप देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा जो कार्यक्षेत्र है वो विद्यालय होता है, जहाँ बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। इसमें कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण का अवसर प्रदान करना, ठीक है। दूसरा जो है ये विकलांग बच्चों के लिए क्या है, भवन, शौचालय, रैंप या लिफ्ट, संसाधन कक्ष आदि को विकलांग बच्चों के अनुकूल बनाना, ठीक है। तो जो भी विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनको विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल बनाना, ये आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। विशेष बच्चों के लिए सहायता उपकरण जैसे असिस्टिव डिवाइसेस में आपका ब्रेल हो गया, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था करना। समावेशी समय सारणी बनाना ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीख सके। समावेशी समय सारणी का क्या मतलब है, समावेशी पाठ्यक्रम से क्या मतलब है। तो समावेशी पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि एक ऐसी समय सारणी जो सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हो, ठीक है, खासकर उन छात्रों की जिन्हें सीखने में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का क्या कार्य है। तो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर सके, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल के क्या मतलब है, तो फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसे हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार बदला जा सके, ठीक है, मतलब एकदम रिजिड ना हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो हर बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से चेंजेबल हो, उसको उसमें बदलाव किया जा सके। ठीक है, दूसरा बाल केंद्रित का मतलब ये है कि बाल केंद्रित आपका जो ये पाठ्यक्रम है इसका मतलब ये है कि बच्चा या जो भी बच्चे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को सीखने का केंद्र बना के, ठीक है, बच्चे को
उसकी सीखने की शैली क्या है, रुचि क्या है, और क्षमता और ज़रूरतों को समझकर उसको बराबरी का मौका देना। ये उस हिसाब से मतलब बच्चे की जो आवश्यकता है, जो उसकी ज़रूरत है, उसकी जो रुचि है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। शिक्षण विधियाँ ऐसी चुनी जाती हैं जो सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी हों, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव मल्टी सेंसरी अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब है कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को सिखाने के लिए वो सिर्फ लेक्चर नहीं दे, किताबी ज्ञान नहीं कि मतलब बच्चे को आप वैसे बोर्ड पे लिखें कि 2+2 4 होगा, बट उनको क्या है कुछ एक्टिविटी करके दिखाएं। जैसे मान लीजिए एक कहानी बनाना है, तो शिक्षक को चाहिए कि वो बोर्ड पे मान लीजिए कि 5 फिगर लगा दे, ठीक है, चित्र लगा दे, और बच्चों से कहे कि इन चित्रों को जोड़ो और जोड़ के आप एक कहानी बनाओ। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि वो पाँचों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, और पूरा बना के एक कंप्लीट उसमें एक कहानी बना सकते हैं, जिससे बच्चों की क्या है कल्पना शक्ति और उनकी प्रस्तुति का कौशल बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह गणित में आप कर सकते हैं। जैसे शिक्षक के पास मान लीजिए 2 पेन है, ठीक है, वो क्या करे कि और 3 पेन बच्चों से ले ले। ठीक है, और अब बच्चों से पूछे कि बताइए हमारे पास टोटल कितने पेन हैं, तो बच्चों का जो जवाब होगा वो 5 का। तो इस हिसाब से शिक्षक बता सकता है कि देखिए 2+3 अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा दी जा सकती है, बच्चों को सिखाया जा सकता है और बच्चे भी आसानी से इस चीज़ से सीख सकते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब ये है कि ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चा एक साथ कई इंद्रियों का उपयोग करके सीखता है। जैसे कि वो सुन के, है ना, मतलब सीखने का वह तरीका जिसमें बच्चा देखकर, सुनकर, छूकर और मतलब छू करके वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो मतलब अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। उसको आप मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। ठीक है, सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाना जिससे समझने में आसानी हो। ठीक है, मूल्यांकन भी निरंतर और विविध रूप में किया जाता है। मतलब जो आपका इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्यक्षेत्र में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, मतलब शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षकों में सहानुभूति, धैर्य, समझ और संवेदनशीलता का विकास किया जाता है। मतलब कि एक जो शिक्षक है अगर वो विशेष मतलब कक्षा में जा रहा है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए उसको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामान्य और विशेष शिक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाना, शैक्षिक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत भिन्नताओं का समझ बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परिवार और समुदाय के क्षेत्र में। तो समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार और समुदाय भी इसका हिस्सा है। माता पिता को बच्चों की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में जागरूक करना, समुदाय को यह समझाना कि विशेष बच्चे भी समाज के समान सदस्य हैं। इसमें आपका एनजीओ, समाज सेवी संस्थाएं, पंचायत तथा स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए के माध्यम से मिलजुल कर उनका समाधान निकालना। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक और नीतिगत क्षेत्र में। तो सरकार और शिक्षा विभाग समावेशी शिक्षा के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे शिक्षा नीतियाँ, ठीक है, इसमें आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009, ये आपका बच्चों की शिक्षा के लिए। एनईपी 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देना, संसाधन केंद्र की स्थापना करना, सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं का संचालन करना, विशेष बच्चों के लिए आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था करना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा समावेशी और भावनात्मक क्षेत्र में। तो समावेशी शिक्षा बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देती है। बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और स्वीकार्यता की भावना का बढ़ना,
बुलिंग या भेदभाव से मुक्त वातावरण तैयार करना, ठीक है, मतलब विद्यालय का जो वातावरण है वो सकारात्मक बना रहे, इसके लिए काम करना। बच्चों के भावनात्मक संतुलन और आत्मसम्मान को बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन और मार्गदर्शन के क्षेत्र में। तो समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति का आकलन किया जाता है, मतलब हर एक बच्चे को इंडिविजुअल उसकी प्रगति का इवैल्यूएशन किया जाता है। विशेष बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण की योजना आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाई जाती है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श दिया जाता है, जिसमें आपको गाइडेंस और काउंसलिंग दिया जाता है। इसका निष्कर्ष देखते हैं तो समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल शिक्षा का माध्यम नहीं बल्कि मानवता, समानता और सामाजिक न्याय का आधार है। मतलब आप कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा मतलब सिर्फ ये एजुकेशन के लिए नहीं है, ये हर जगह काम करती है। जैसा कि हमने बताया कि इसका विशेष जो ज़रूरत है वो शैक्षणिक संस्थानों से लेके विशिष्ट सहायता और नीति निर्माण तक फैला हुआ है, ठीक है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा का जो कार्यक्षेत्र है वो शिक्षा, समाज, नीति और मानवता, इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख के जोड़ने वाला सेतु है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है उसका जो कार्यक्षेत्र है वो 4 चीज़ों पे विशेष फोकस है। कौन कौन सी चीज़? एजुकेशन, सोसाइटी और जो आपकी नीति है और मानवता, ह्यूमैनिटी। तो इन सारी चीज़ों पे ये विशेषकर इस पे समावेशी शिक्षा का ये कार्यक्षेत्र है। आगे देखते हैं। तो बस यहीं तक आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है वो आपके लिए यूजफुल होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए बेहद मतलब सपोर्टिव हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।